हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको नाउन के एरर फाइंडिंग पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, जहां मैंने मेमोरी बेस पे 10 क्वेश्चन लेके आपको नाउन के सारे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की थी। अभी भी आपको डर लग रहा है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज आने वाले मेरे 2 वीडियोस में मैं आपके नाउन के सारे डाउट्स को और सारे डर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आपको एग्जाम में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन जो नाउन पे बेस होंगे उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे। इसका नाम है काबिल एकेडमी, वेयर कॉन्सेप्ट इज सक्सेस। मेरे पहले वीडियो में आप लोगों ने सीखा कैसे नाउन के 10 क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम से लिए गए थे उसे कैसे सॉल्व करना है, उसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए थे। फिर भी अगर आपको मन में डर लग गया है तो आज मेरे 2 वीडियो आने वाले हैं नाउन के ऊपर, नाउन के एरर फाइंडिंग के ऊपर, जहां मैं 10 क्वेश्चंस को लेकर आपके साथ डील करूंगा और ये आपके नाउन के हर डर को आपके जहन से निकाल देगा और काफी कॉन्फिडेंट देगा आपको एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये पहला 5 क्वेश्चन है जो मैंने आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, जो कि नाउन के पूरे चैप्टर से लिया गया है और हम लोग आज को देखेंगे कैसे इसके एरर में क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे इसको डील किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप बोर्ड पे देख रहे होंगे और आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आप चाहें तो आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो नोट्स में लिखूं उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शुरू करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। पहला वाला क्वेश्चन है, he knows it well that his success or failure in life depends not on my advice but on somebody else। तो जैसा मैंने पहले कहा है कि ये चैप्टर पूरे नाउन पे है, तो आपको नाउन पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना है, नाउन के केस पे, नाउन के जेंडर पे और नाउन के नंबर पे। तो देखते हैं, आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप पता लगाने की कोशिश कीजिए कि किस पार्ट में इसका एरर है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप देखिए क्वेश्चन के पार्ट नंबर सी में आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि डिपेंड्स ऑन नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्सेस। आपको बच्चों समझना पड़ेगा इस चीज को कि यहां पे क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहां पे नाउन के केस पे संबंधित जो है एरर दिया गया है। वहां दिया है कि he knows it well that his success or failure in life depends not on my advice। तुम्हारा जीवन में सफलता या फेलियर जो है वो मेरे एडवाइस पे नहीं बल्कि somebody else के एडवाइस पे डिपेंड करता है। यानी हमको यहाँ पे एक सेंस आ रहा है कि उसका सक्सेस और फेलियर जो है किसी और के एडवाइस पे डिपेंड करता है, किसी और के एडवाइस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो somebody else यानी किसी और के एडवाइस, लेकिन यहाँ पे हम एडवाइस को दोबारा एल्स के बाद नहीं लिख सकते। हम एक ही नाउन को एक ही सेंटेंस में बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इससे हमारा सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है, हमें इसे अवॉइड करना होता है। लेकिन इसको मेकअप करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए हमें नाउन के पॉजिटिव केस को यूज करना पड़ता है। जब भी इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तब याद रखिएगा जो आपका ये जो वर्ड है एल्स, यही आपको मीनिंग देता है कि आपको इसको यहां पर लिखना है somebody else's, यानी आपको एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसके पोजीशन को क्लियर करना है, क्योंकि यहां पे अंडरस्टूड होता है कि हम somebody else के एडवाइस की बात कर रहे हैं। इस मीनिंग को क्लियर करने के लिए आपको एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। एक बात और ध्यान देना है कि एग्जामिनर आपको यहां भी कंफ्यूज करेगा कि कभी कभी वो somebody के साथ भी आपको एपोस्ट्रोफी एस लगा देता है, लेकिन याद रखिए ये गलत है। somebody के साथ अगर else है, anybody के साथ अगर else है, तो आपको else के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस लगा के एडवाइस को अंडरस्टूड कराना है उस सेंटेंस में। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन। ये एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है जो कि मेमोरी बेस पे है एग्जाम्स के। दोस्तों चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आई विजिटेड राजेश एंड सीमा's हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। आप अगर इस चीज को ध्यान से देखें तो आपने गौर किया होगा यहाँ पे राजेश में एपोस्ट्रोफी एस है, सीमा में एपोस्ट्रोफी एस है। जब दो नाउन में एपोस्ट्रोफी एस यानी केस का इस्तेमाल होता है तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप दोनों को सेपरेट आप बात कर रहे हैं, यानी कोई चीज राजेश का अलग है और सीमा का अलग है। लेकिन कैसे पता करें? तो सेंटेंस के अगले हिस्से में देखिए आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है कपल।
देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कपल। कपल का मतलब दोनों पति पत्नी हैं। अगर दोनों पति पत्नी है तो पति पत्नी का जो घर होगा वो तो एक ही होगा, यानी पति पत्नी दोनों एक ही छत के नीचे रहते होंगे, अलग अलग तो रहते नहीं होंगे। अलग अलग कब रहेंगे? जब कपल की जगह पे अगर डिवोर्सी या किसी एंगल से सेपरेटेड का अगर अर्थ नजर आ रहा है तो आपको समझ में आएगा कि राजेश और सीमा अलग अलग घर में रह रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे कपल दिया हुआ है, दोनों पति पत्नी है, इसलिए हमें एपोस्ट्रोफी एस जो है यहां नहीं लगाना है, बल्कि जो सेकंड नाउन है, लास्ट नाउन है, हमें उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के इस मीनिंग को क्लियर कर देना है। तो याद रखिए, अगर कपल के जगह पे यहां पे डिवोर्सी या सेपरेटेड का अगर मीनिंग दे दिया होता तब ये सही था, तब दोनों पति पत्नी तलाक हुए, दोनों का घर अलग अलग होगा। लेकिन जब कपल है तो दोनों का घर क्या है? एक ही है। इसलिए दोनों के नाम में जो सेकंड जो नाउन है उसके नाम के बाद हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी मैंने बता दिया था। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्संस डेथ। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। आप यहां पे देखिए, यहां पे बिल्डिंग दिया हुआ है और बिल्डिंग के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का हमने यूज किया है। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग। और जनरली नाउन के ग्रामर का नियम ये कहता है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ हम जनरली कोई किसी भी केस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसे लिखते कैसे हैं? द बिल्डिंग्स रूफ जो लिखा हुआ है इसे हम कैसे लिखेंगे? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग लिखकर हम इसके मीनिंग को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग के साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसको एलाबोरेट कर देना है, इसको एक्सप्लेन कर देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल ऐसे दिए रहते हैं। द रूम्स डेकोरेशन जो कि होगा द डेकोरेशन ऑफ द रूम, द वॉल्स पेंटिंग, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, द कार्ड्स डिजाइन, द डिजाइन ऑफ द कार्ड। इस तरह से हमें चीजों को एलाबोरेट कर देना है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अमेरिका's problems are however not so serious and awful as पाकिस्तान। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम अमेरिका के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, यानी कि इस प्रॉब्लम का रिलेशन किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। तो हमने अमेरिका के साथ एक केस लगाकर एपोस्ट्रोफी एस लगा के हमने प्रॉब्लम्स को अमेरिका के साथ ज्वाइन कर दिया, उसको एसोसिएट कर दिया। तो अमेरिका की समस्या जो है, जो भी हो, नॉट सो सीरियस, इतना गंभीर नहीं है जितना कि पाकिस्तान की समस्या। यानी हम अमेरिका के प्रॉब्लम को पाकिस्तान कंट्री से तो कंपेयर नहीं कर सकते। यू नीड टू कंपेयर द प्रॉब्लम्स ऑफ अमेरिका विद द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, बट यू कैन नॉट कंपेयर प्रॉब्लम ऑफ अमेरिका विथ पाकिस्तान, दैट इज द नेम ऑफ अ कंट्री। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मीनिंग को क्लियर करने के लिए, आपको एक्सप्रेस करने के लिए यहां पे लिखना पड़ेगा, ये जो पाकिस्तान है आपको इसके साथ एक एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत है। जब आप पाकिस्तान के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो आप इस चीज को क्लियर कर देते हैं कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द problem of Pakistan. So America's problems are however not so serious and awful as Pakistan's. तो जब यह पाकिस्तान में जब apostrophe s हो गया, that means we are also talking about the problem of Pakistan. So the comparison then matches. तो ये मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, द वेदर ऑफ हाशिमारा इज फार बेटर देन दिल्ली। अभी आप बताइए, अगर आप इसको ध्यान से देखें, कई बार ये एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एक ही है। हम किसकी बात कर रहे हैं? वेदर की बात कर रहे हैं। किसके वेदर के? एक प्लेस जिसका नाम है हाशिमारा। हमने इसको ऑफ से जो पोजीशन क्रिएट करता है, जो पोजीशन एक्सप्रेस करता है, हमने इसको इसके साथ हाशिमारा के वेदर को रिलेट कर दिया। तो हम हाशिमारा के वेदर को क्या बता रहे हैं? इज फार बेटर देन, बहुत बेहतर बता रहे हैं। किससे? दिल्ली से क्या हम उसको बेटर बता सकते हैं? नहीं, हमें यह बताना है कि हाशिमारा का वेदर दिल्ली के वेदर से बेहतर है। तो आप किसी प्लेस के वेदर को दूसरे प्लेस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बल्कि उस प्लेस के सेम वेदर से, सेम चीज से, सेम ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करना है। इसलिए यहां पे ये गलत है, यहां पे ये गलत है। या तो आप लिखना होगा बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। तो द वेदर ऑफ हाशिमारा
इज फार बेटर देन दैट। दिस दैट ऑफ मीन्स वेदर, लेकिन बार बार वेदर को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे एक ही सेंटेंस में, ठीक नहीं होता है। द वेदर ऑफ हाशिमारा इज फार बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, और आप लिख सकते हैं फार बेटर देन दिल्ली। इस तरह से क्या होगा, आपका क्वेश्चन का जो आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों और एक बात यहां पे ध्यान दें, जो मैं एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि जब भी ये जो बेटर है, ये गुड जो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री है उसके कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर। कंपैरेटिव के बाद जनरली हम लोग देन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कंपैरेटिव के बाद देन का इस्तेमाल करेंगे, और देन के बाद जब भी आप किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, तो याद रखें प्रोनाउन को आप हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही यूज करें। नॉमिनेटिव केस में यानी कि आई, वी, यू एटसेट्रा का जो पर्सन का जो फॉर्म होता है, आप इस केस में हमेशा यूज कीजिएगा, ना कि दूसरे फॉर्म को। अगर आप किसी और फॉर्म को यूज करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन था। अगले 5 क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन ऑफ माई फ्रेंड केम रनिंग टू मी एंड गेव मी दिस गुड न्यूज। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और हर वक्त ये क्वेश्चन एग्जाम में कई तरीके से एग्जाम में अपीयर होता है। एग्जामिनर को इस क्वेश्चन से काफी लगाव है, ज्यादातर इस वर्ड से लगाव है, यानी कि वन ऑफ से लगाव है। तो जब भी आप किसी सेंटेंस में वन ऑफ देखते हैं तो वन का मतलब होता है एक, और ऑफ का मतलब होता है आगे कई सारी चीजें हैं और उनमें से हम किसी एक की बात करते हैं। आप रूल्स को भूल जाइए, लेकिन सीधा कॉमन सेंस को देखिए कि आगे बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से किसी एक की हम बात करते हैं। रूल्स कहता है नाउन का कि जब भी आप वन ऑफ का यूज करते हैं तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तो यहां पे देखिए जो नाउन हमने यूज किया है फ्रेंड, ये सिंगुलर है, जो गलत है। हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, हमें यूज करना है फ्रेंड्स, यानी यहां पे एस लग जाना है। तो सिर्फ ये वन ऑफ के साथ ही ये रूल्स है ऐसी बात नहीं है, बल्कि और भी कई सारे वर्ड है जैसे कि आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ एटसेट्रा, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इन सब वर्ड्स के बाद आपको जब नाउन जो यूज करना है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करना है, लेकिन जो वर्ब फॉलो होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि हम बहुत सारे दोस्तों में से किसी एक की बात कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन को सही से समझते हैं कॉन्सेप्ट को, वो क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन करने में आपको मदद करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ came to me last week and asked me for some help। स्टूडेंट जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने नाउन को डिस्कस किया है, जहां पे मैंने इस क्वेश्चन को रूल्स के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझाया है। आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, और जो नहीं भी देखे हैं वो भी यहाँ देखें, वो उनको भी समझ में आएगा। मैंने बताया था कि अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, ये जो कंस्ट्रक्शन है ए देन फॉलोड बाय नाउन देन ऑफ एंड देन फॉलोड बाय नाउन, जब इस तरह का कंस्ट्रक्शन रहता है तो जो ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होता है हमें उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ए का मतलब होता है एक। इसका मतलब ये कहता है कि आगे जो नाउन आ रहा है उसके कई सारे एलिमेंट, यानी कि दोस्त हो सकते हैं, कुछ भी जो दिया फ्रेंड, हम दोस्त की बात करेंगे कि मेरे वाइफ, मेरी पत्नी के बहुत सारे फ्रेंड में से एक came to me, मेरे पास आया लास्ट वीक एंड आस्क्ड मी फॉर सम, और मुझसे कुछ मदद मांगी। ये होता है सेंस। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में समझा दिया, यहां भी कह रहा हूं कि ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जब भी होता है तब आप कई में से किसी एक की बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट वन आउट ऑफ मेनी। तो मेरे वाइफ में एपोस्ट्रोफी लगाने का मतलब है सो मेनी, माई वाइफ हैज सो मेनी फ्रेंड्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ देम। सो यहां पे हमें वाइफ के साथ एपोस्ट्रोफी लगा के इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी समझ लेना है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा आपको। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। माई ब्रदर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द रामायण। रामायण एक एपिक ग्रंथ है, तो एपिक ग्रंथ के पहले हमें दा को यूज करना पड़ता है, आर्टिकल का नियम है। माई ब्रदर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस। अगर आप ध्यान से देखें इस सेंटेंस में कहां एरर है, तो आप देखिए यहां पे पेजेस आफ्टर पेजेस। हम जानते हैं आफ्टर क्या है, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब प्रेपोजिशन के पहले पेजेस, ये आपका हो गया नाउन, और इसके बाद भी सेम नाउन जो है रिपीट हो रहा है। नाउन का ग्रामेटिकल रूल से कहता है कि किसी भी प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद दोनों नाउन अगर सेम हो तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि दोनों नाउन ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में
आएगा। और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही फॉलो होगा। अगर इससे एक सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमें सिंगुलर वर्ब को ही फॉलो करना है। तो याद रखिए, प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन रिपीट हो रहा है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, और वर्ब भी सिंगुलर भी आएगा अगर उस नाउन से अगर सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है। तो यहां पे गलती क्या है, यहां पे करेक्शन हो जाएगा पेज आफ्टर पेज, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके। तो ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा मैं आपको और भी कई सारे एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि विलेज आफ्टर विलेज हैज बीन स्वेप्ट अवे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिटी आफ्टर सिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो यहां पे आपको हैव नाम का प्लूरल वर्ब यूज नहीं करना है, बल्कि हैज ही यूज करना है, कि विलेज आफ्टर विलेज और सिटी आफ्टर सिटी इस रूल्स को फॉलो करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आपको बहुत काम आएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आई लाइक पोएट्रीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड जॉन कीट्स। यहां पे एंड छूट गया है, मैं यहां पे एंड लिख देता हूं। सो आई लाइक पोएट्रीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड जॉन, मुझे रविंद्रनाथ टैगोर और जॉन कीट्स की कविताएं पसंद है। तो हम बहुत सारी कविताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम नाउन को पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें आप, जो अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनमें आप एस या ईएस लगा के आप उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसको उस सेंस में यूज कर सकते हैं। इसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। पोएट्री के साथ कभी भी हम एस या ईएस लगा के इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, यानी यहां पे ये मिस्टेक है। और इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आई लाइक पोएट्री ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड जॉन कीट्स। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसे बहुत सारे आपको नाउन्स के लिस्ट मिल जाएंगे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि लगेज, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, बैगेज एक्सेट्रा। आप स्क्रीन पे देखिए, बहुत सारे वर्ड्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। इनके साथ कभी भी एस और एस लगा के आप इनका प्लूरल बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, चाहे आप किसी भी सेंस में आप इसकी बात कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। दोस्तों इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। He wears spectacle and so he was unable to see the burglar that attacked him last month। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको तो आंसर मिल ही गया होगा। आप इस वर्ड को देखिए, स्पेक्टिकल, यानी कि जो हम चश्मा पहनते हैं। तो दोस्तों नाउन में कहा जाता है कि ऐसे नाउन्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके which has two parts, जिनके दो हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं, जैसे कि स्पेक्टिकल्स, चश्मा का दो हिस्सा होता है, बाइनोकुलर्स, शॉर्ट्स जो हम पैंट्स पहनते हैं, ग्लासेस, पजामास एक्सेट्रा। ये ऐसे नाउन्स है, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके दो हिस्से होते हैं। ग्रामर में कहा जाता है कि जिनके दो हिस्से होते हैं उनको हमेशा प्लूरल सेंस में ही यूज किया जाता है, प्लूरल सेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड हमने यूज किया है स्पेक्टिकल, इसकी स्पेलिंग गलत है। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी स्पेक्टिकल्स। तब जाके ये आपका वर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और याद रखिए, जब भी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, शुरू करते हैं, तो हमेशा जो वर्ड्स जो फॉलो होगा वो हमेशा आपका जो वर्ब फॉलो होगा वो हमेशा आपका प्लूरल सेंस में होगा, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है, इनके 2 पार्ट्स होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ऐसे वर्ड्स की लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और ऐसे वर्ड्स को नोट्स कर लीजिएगा। ऐसे वर्ड्स जिनके 2 हिस्से होते हैं वो हमेशा प्लूरल सेंस में है, उनके साथ एस और ईएस लगता है पहले से ही। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये आज का ये जो वीडियो पे जो मैंने आज 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किया है, मुझे उम्मीद है कि मेरे पहले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये दूसरा वीडियो में जो 10 क्वेश्चन में डिस्कस किया हो ये भी आपका कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर कर देगा। मेरी एक इंतजार कीजिए, मेरी एक वीडियो और आ रही है जहां पे मैं नाउन का तीसरा वीडियो लेके आ रहा हूं, और वहां भी 10 बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और नाउन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे, ताकि नाउन पे अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे एसबीआई, पीओ, क्लर्क, आईबीपीएस, रेलवे, एनडीए, सीडीए, किसी भी सिविल सर्विस की परीक्षा में अगर क्वेश्चन आती है, किसी भी पैटर्न में घुमा के आती है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन को आसानी से स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़ के जाऊंगा, वो क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कैसा लगा, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो ही मेरी वीडियो बनती रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप हमेशा सीखते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।